वेलकम क्लास। तो 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कूलम्स लॉ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और लास्ट क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था और दो न्यूमेरिकल भी किए थे हम लोगों ने, और बहुत इजी न्यूमेरिकल थे। दो न्यूमेरिकल थे बेस्ड ऑन, एक हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का 81 होता है वो, और एक ग्राफ का न्यूमेरिकल किया था। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको पेज नंबर 21 पे लेके आ रहा हूं। पेज नंबर 21 पे बीच बीच में से कर रहे हैं, और चूंकि आज तक के क्लास में आपको बुकलेट मिल गई होंगी, नहीं है तो आपके असाइनमेंट वाले सेक्शन में मैंने बुकलेट दिलवा दी है। तो अब मेरे ख्याल से बुकलेट सबके पास हैं। तो आज से आप क्लास जो है पेज नंबर के अनुसार करेंगे। पेज नंबर 21 हम लोग लिख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 21 हो सकता है कि आप किसी क्लास में आए हो, मैंने करा दिया तो आप स्किप कर दीजिए। मैं शुरू से शुरू कर रहा हूं। पेज नंबर 21 पे जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.5 है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे होते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को पढ़ें, फिर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। ठीक है, तो पढ़ने का टाइम बच जाएगा। चलिए फटाफट वीडियो पॉज करके आप पढ़ें क्वेश्चन। चलिए जी, तो क्वेश्चन क्या लिखा है मैं बता दूं। क्वेश्चन में एक बॉडी है, इस पे चार्ज है, मान लीजिए Q। इसको हमने एक स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है। दूसरी बॉडी है, इसका नाम A रख लेता हूं। दूसरी बॉडी है B, यह है बॉडी B, और इस पे चार्ज मैं Q डैश ले लेता हूं। हो सकता है हम चार्ज के लिए Q Q भी ले लें, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कि मैं दोनों चार्ज की वैल्यू Q Q ले लूं, लेकिन एक का Q ले लिया, एक का Q डैश ले लिया, या फिर एक का Q1 ले लिया, एक का Q2 ले लिया, ले सकते हैं। अगर अलग अलग भी ले लिया ठीक है, सेम ले लिया तो भी ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे एक क्लैम्प से पकड़ा हुआ है। हमें बोला गया कि इनके बीच का फोर्स कितना है, तो हमें मालूम है इनका बीच का जो फोर्स है F, उसकी वैल्यू होगी K Q डैश डिवाइड बाय R स्क्वायर। You can clearly see here the distance R here is 10 centimeter. तो K Q डैश डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि मान लीजिए हमारे पास दो अनचार्ज्ड स्फीयर हैं, उन्हें इनके साथ कांटेक्ट में रख दिया। अनचार्ज्ड स्फीयर्स का नाम है C, और एक और अनचार्ज्ड स्फीयर्स का नाम है D। तो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि दो अनचार्ज्ड स्फीयर C और D इनके आमने सामने रख दिए। तो जब C और D इनके सामने आमने सामने रख दिए, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज Q डैश है, इस पे चार्ज 0 है, तो इन दोनों के बीच में चार्जेस का एक्सचेंज होगा। और चार्जेस का एक्सचेंज तब तक होगा जब तक इनके बीच में एक एवरेज वैल्यू अचीव नहीं हो जाती। मुझे लगा कि साउंड थोड़ा पीछे तेज हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, बट कोई नहीं, ठीक है सर। हाँ, नहीं धीरे बोलेंगे। तो यहां चार्ज Q है, यहां चार्ज 0 है, तो इनका एवरेज हो जाएगा 0 Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि Q बाई 2। और यहां पे भी अगर हम देखें तो यहां भी एवरेज होगा 0 Q डैश प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि Q डैश डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों के बीच में चार्जेस का एक्सचेंज हुआ, और इन्होंने जब तक चार्जेस का एक्सचेंज किया, जब तक इन पे चार्जेस की वैल्यू सेम सेम ना आ गई, यानी थोड़ी देर बाद इस पे चार्ज की वैल्यू होगी Q बाई 2, इस पे भी होगी Q बाई 2, इस पे कितनी होगी Q डैश बाई 2, इस पे भी कितनी होगी Q डैश बाई 2। उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार C और D को अलग हटा के रख दिया, और जब C और D को अलग हटा के रख दिया तो फाइनली क्या बना, फाइनली बना कि ये हमारे पास स्फीयर A है, इस पे चार्ज है Q बाई 2, और दूसरा स्फीयर है, इस पे चार्ज है Q डैश बाय 2। ये B स्फीयर है, और इनको पास ले आया हूं 5 सेंटीमीटर पे, यानी जो डिस्टेंस पहले 10 था वो 5 हो गया, यानी डिस्टेंस हो गया आधा। तो मैं इसे बोल सकता हूं दिस वाज ओल्ड फोर्स, ये पुराना फोर्स था। अभी जो न्यू फोर्स है वो कितना हो गया, जो न्यू फोर्स है वो हो गया F डैश इज इक्वल्स टू, यह जाएगा K Q बाई 2 Q डैश बाई 2 डिवाइड बाय R बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ वाई Q डैश Q बाई 2, बिकॉज इस पे अब नया जो चार्ज है वो Q बाई 2 हो गया,
इसमें नया चार्ज q डैश बाय 2 हो गया, और डिस्टेंस जो था 10 से कितना हो गया 5 हो गया, दैट इज हाफ्ड। सो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा k q डैश डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय 4, दैट बिकम्स k q डैश डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो f डैश की वैल्यू ये आ गई। तो आप देखेंगे जो न्यू फोर्स और ओल्ड फोर्स है वो क्या है, दोनों बराबर बराबर हैं, यानी हम बोल सकते हैं देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द फोर्स, इन द फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स। दो स्फीयर्स के बीच में कोई भी चेंज नहीं है। सो आप पॉज करके वीडियो को इसका आंसर लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, अगला जो सवाल है वो आपके बुकलेट के पेज नंबर 23 पे है। हो सकता है ये सवाल भी मैंने आप लोगों को किसी बैच में कराया हुआ हो, आप उससे दुखी ना हो कि सर आप रिपीट क्यों करा रहे हो, आप सुन लो। अगर आपको नहीं सुनना आप स्किप कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी बैच में रह गए हों तो मुझे कराने जरूरी है। क्वेश्चन जो है आप पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर मैं इस पर डिस्कशन शुरू करता हूं। चलिए जी, देखो ऐसा है, यहाँ पे दो स्फीयर्स हैं जिन्हें रस्सियों से बांधा गया है। ऐसे जैसे आप स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हो, ऐसे है, दो स्फीयर्स हैं। इन दोनों के जो चार्जेस हैं वो क्यू क्यू हैं, और दोनों के जो मासेस हैं वो एम एम हैं। अब चूंकि इन पे चार्ज क्यू है तो इनके ऊपर रिपल्शन होना शुरू होगा और ये इस तरफ भागेंगे, और अल्टीमेटली ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि एक स्फीयर यहां आ जाएगा और दूसरा स्फीयर ये यहां आ जाएगा। यानी यहां पे क्यू चार्ज, यहां पे क्यू चार्ज, इन दोनों के मासेस जो हैं वो एम एम ही है, बट ये जो है थोड़ा सा रिपेल करके दूर दूर चले गए। इमेजिन करें कि इन्होंने वर्टिकल से जो है थीटा एंगल बनाया हुआ है ना, ऐसे मान लेते जो कि इन्होंने कहा हुआ भी है। और ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। अच्छा ध्यान रखना, अगर ये लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इसको पॉइंट को ए ले लूं, इसको बी ले लूं, इसको सी ले लूं, बीच वाले को, तो इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूं, इस ट्राइंगल में जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में जो अगर मैं साइन थीटा लगाऊंगा तो साइन थीटा निकल कर आएगा, साइन होता है बेस अपॉन और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि सी बी डिवाइडेड बाय एल, यानी सी बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, एल साइन थीटा निकल कर आएगी, सी बी की वैल्यू निकल कर आएगी एल साइन थीटा। तो ये जो सी बी है इसकी वैल्यू एल साइन थीटा है, वो मेरे को ध्यान इसलिए है कि वो इजी कैलकुलेशन है। अच्छा मान लो ये भी एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा ही मान लेते हैं, ये भी एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी एल साइन थीटा हो जाएगा, ये एल साइन थीटा है, और ये भी कितना होगा, एल साइन थीटा होगा। चलो बात कर लेते हैं फोर्सेस की। क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे पहले दो यहाँ पे पेंडुलम रखे हुए थे, जैसे ही इन्हें रखा तो ये दूर ऐसे भाग पड़े और इक्विलिब्रियम में आ गए। जब इन्होंने वर्टिकल्स के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम कब होता है, समझो, इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम तब होता है जब इधर लगने वाला फोर्स बराबर इधर लगने वाला फोर्स होता है, ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स होता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आप देखो, ये मास m है तो नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg, अगर इसका मास m है तो नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg। इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, तो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये होगा F। और सबको मालूम है इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा के क्यू इंटू क्यू, है ना, बिकॉज इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, तो के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा होगा फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्ट्रिंग में लग रही होगी टेंशन, तो मान लीजिए यहां लग रही है टेंशन टी, बिकॉज खिंचावट होती है, टेंशन होती क्या है, टेंशन इज नथिंग बट इट इज द फोर्स इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन यहां पे एक्ट कर रही है। अब अगर आप देखो तो यहां पे मैं इस एंगल को अगर थीटा लिया हुआ है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब मुझे मालूम है कि कभी भी किसी वेक्टर का, मान लो कि ये वेक्टर है, इसका ये वेक्टर ए है और ये एंगल थीटा है, तो अगर ये ए वेक्टर थीटा एंगल बनाता है तो यहां जो कंपोनेंट बनता है उसको बोलते हैं ए कॉस थीटा, और यहां जो कंपोनेंट बनता है उसको बोलते हैं ए साइन थीटा। ये कंपोजिशन थ्योरी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है। तो उसके हिसाब से यहां इसका कंपोनेंट बनेगा कितना, टी,
कॉस थीटा, और यहाँ जो कॉम्पोनेंट बनेगा वो कितना बनेगा, ये बनेगा टी साइन थीटा। तो ये कुल मिला के ये जो है सारे फोर्सेस मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ कर दिए हैं आपके। यहाँ बन गया एफ, यहाँ बन गया एम जी, ऊपर बन गया टी कॉस थीटा, नीचे बन गया है टी साइन थीटा। अभी क्या है, अभी अभी मुझे इसको इक्विलिब्रियम में स्टडी करना है। तो अंडर इक्विलिब्रियम, कितना लाल सिंदूरी रंग है, बड़ा भयंकर सा है, चेंज कर लेते हैं। तो अंडर इक्विलिब्रियम क्या होगा, टी कॉस थीटा किसके बराबर होने वाला है, टी कॉस थीटा एमजी के बराबर होने वाला है। तो यहां लिख लेता हूं टी कॉस थीटा किसके बराबर है, एमजी के बराबर है। ठीक है, टी कॉस थीटा किसके बराबर है, एमजी के बराबर है। और टी साइन थीटा किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। तो टी साइन थीटा किसके बराबर है, ये एफ के बराबर। तो इसमें मैं एफ भी लिख सकता हूं, सिंपली से एफ लिख लेता हूं, उसकी पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, डिवाइड करूंगा तो टी सी टी कट जाएगा, कितना आएगा, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन में एम जी। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई एम जी इंटू टेन थीटा। ये और ये हमेशा ध्यान रखना एक सीटीएम की तरह है। सीटीएम का मतलब क्या है, जब भी दो पेंडुलम जिसपे चार्जेस हों आमने सामने रखे हुए हों, तो हमेशा ध्यान रखना टेन थीटा की वैल्यू एफ अपॉन में एम जी होगी। मतलब ये रिजल्ट है, तो याद कर ले इसको। मतलब ये तो जब जेई में और नीट में भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सीधा ही कराते हैं कि इसको सीधा याद कर लो, सीधा सीधा याद कर लो। खैर, हमसे क्या बोला गया, जैसे अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अगर थोड़ा सा पढ़ा है, अगर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि हमने यहाँ पे फोर्स की बात नहीं की है, यहाँ पे हमने चार्ज की बात की हुई है। आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल ऑन स्क्रीन। चलिए, तो यहाँ पे मुझे फोर्स की बात नहीं करनी, चार्ज की बात करनी, जो कि हमें प्रूव करना है। तो मैंने ये सोचा कि मैं फोर्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं फोर्स की वैल्यू डाल देता हूँ, ये आ जाता है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी टेन थीटा। नहीं, कितना आ गया, एम जी टेन थीटा। मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा। चलिए जी, तो यहाँ पे चूंकि हमें क्यू स्क्वायर निकालना है, तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है एम जी टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय के। अब चूंकि आपको दिखाई दे रहा है ए बी जो है वो ये है, जो कि एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा है, यानी कि मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, ये आ जाता है एम जी इंटू टेन थीटा, ए बी स्क्वायर में आ जाएगा 12 साइन थीटा, दैट बिकम्स 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया। तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एम जी टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों को क्लियरली ये विजिबल होगा। अब वीडियो पॉज कर लो, पेज नंबर 24 पे जो न्यूमेरिकल है मैं वो करा रहा हूँ। यहाँ से पेज नंबर 24 पे जो न्यूमेरिकल है मैं वो करा रहा हूँ। चलिए जी, तो आगे चल लेते हैं और पेज नंबर 24 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 24 पे पेज नंबर 24 पे जो सवाल है वो इसी कैटेगरी का है ना। तो 24 सबके लिए नया है, तो 24 को वैसे मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने कौन सा आपको सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, प्रॉब्लम 2 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ द सेटअप, द सेम सेटअप जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, it is emerged in a medium of density sigma in a dielectric constant K such that the angle that makes the vertical remain same, then क्या होगा। अभी देखो सिनेरियो क्या है बच्चों, अभी अभी सिनेरियो क्या है कि मान लीजिए आपका सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, ऐसा पड़ा हुआ है ना। यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q और सब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। यहाँ पे टेंशन T लग रही है, यहाँ पे
mg लग रहा है ऑल, सब कुछ इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है। जैसे ही आप इस पूरे सिस्टम को किसी कंटेनर में डाल दो जिसमें लिक्विड भरा हुआ हो, देख रहे हो पानी भरा, लिक्विड भरा हुआ है इसमें, कोई यहाँ पे कोई ऐसे कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी जो है वो सिग्मा है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए तो साफ सीधी बात है, इस केस में जो दो स्फीयर के बीच का जो फोर्स है वो बदल जाएगा। भैया समझो, दो पेंडुलम ऐसे डाल रखे हैं, इनके बीच में पहले जो फोर्स लग रहा था, ओल्ड फोर्स, मैं उसको बोल देता हूं ओल्ड फोर्स, जो इनके बीच में ओल्ड फोर्स था वो था F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर, है ना, यही था। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। लेकिन क्योंकि अब यहां पे बीच में कोई मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो न्यू फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो न्यू फोर्स हो जाएगा एफ डैश, उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन में के, वेयर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहली चीज। दूसरा, क्योंकि पहले हवा में थे तो नीचे वेट लग रहा था mg, लेकिन चूंकि अब कोई मीडियम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस व्हेन मीडियम चेंजेस। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालते हो ना तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है। यानी कि यहां पे वेट पहले mg था, अब लगेगा mg डैश। आप देख रहे हो, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। तो नया फोर्स कितना लगेगा, mg डैश लगेगा नीचे। पहले mg था, अभी mg डैश हो गया नया फोर्स। पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो ये था बेटा सिनेरियो, और बड़ा कर देता हूं। पहले सिनेरियो ये था, अभी जो सिनेरियो है वो ये वाला है। अभी क्या चेंजेस हैं, अभी चेंजेस ये हैं कि साहब वो अब कंटेनर में डाल दिया। पहला फोर्स इतना था, अब नया फोर्स इतना है। पहले फोर्स इतना था, अब नया फोर्स इतना है। पहले नीचे वेट mg लग रहा था, अब mg डैश लग रहा है। तो जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऐसे बोल सकता हूं न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू है g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। नाउ व्हाट इज दिस सिग्मा? Sigma is the density of the liquid, and what is this rho? Rho is the density of object. Density of object. तो rho जो है वो density of object है और sigma जो है वो है density of liquid. तो इसका मतलब जो new weight हो गया, ऐसे बोल सकते हैं इसको, is a new weight that will be equals to mg dash, यानी ये बन जाएगा m इंटू जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो। अब क्वेश्चन की गहराई को समझो, क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन ना जेई मेन का है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि डिफिकल्ट हो गया है तो हाँ डिफिकल्ट हो गया, बट ये इन चीजों को समझना जरूरी है अभी। अब सवाल ये है कि हमें निकालना क्या, हमें निकालना है कि मान लो इस सिस्टम को आप किसी लिक्विड में डालते हो जिसका डायरेक्ट तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें, बिकॉज मालूम है कि एंगल चेंज नहीं हुआ, बरकरार है कि टेन थीटा किसके बराबर है, एफ अपॉन में mg के बराबर है। तो चूंकि टेन थीटा एफ अपॉन में mg के बराबर है तो हमारे लिए एफ डैश अपॉन में mg डैश हो जाएगा।
और टेन थीटा की पहले भी हमारे पास वैल्यू है वो एफ अपॉन में एम जी होता ही है। तो एफ डैश की वैल्यू हमने डाल दी कितनी, एफ अपॉन में के, और एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जी हो गया डैश में और यहाँ हो गया एफ अपॉन में जी, एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया। तो जी डैश अपॉन में के इक्वल्स टू 1 अपॉन में जी आ गया। तो के जो आ गया वो आ गया, ये क्या हो गया, ये कुछ अजीब सा हो गया। मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू डालनी चाहिए, इसकी मुझे वैल्यू डालनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जी डैश की वैल्यू लिख दी, ये आ गया जी अपॉन में के, है ना। अपने को निकालना ही के है, अपने को के निकालना है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई कितनी, जी अपॉन में जी डैश। तो जी डैश की वैल्यू क्योंकि हमें याद की हुई, इट इज जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 1 अपॉन में 1 माइनस सिग्मा बाय रो। सो दिस इज द आंसर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब ए में क्वेश्चन आया था तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिग्मा और रो की वैल्यूज गिवन थी, and when these values are given definitely you can find out the answer. Now you can pause this video and you can note it down, very important question और easy है मेरे ख्याल से दोनों questions। तो फटाफट इसे नोट करो, फिर अगला सवाल शुरू कर रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट सवाल शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 25 पे। पेज नंबर 25 पे अगला सवाल ले रहे हैं। पेज नंबर 25 पे जो सवाल लिखा है वो इनसेट का एग्जाम्पल है, डायग्राम है, मैं बना देता हूं डायग्राम क्या है। डायग्राम दिया हुआ है कि तीन चार्जेस हैं वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। यहाँ पे Q1 है, इसकी वैल्यू Q दे रखी है। यहाँ पे Q2 बोला हुआ है लेकिन इसकी वैल्यू भी Q दे रखी है। यहाँ पे Q3 बोला हुआ है लेकिन इसकी वैल्यू भी Q दे रखी है। अब हमें बोला गया है कि फोर्स निकालना है उस चार्ज पे जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल Q और वो सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है यहाँ पे विद द सेम साइन, बिकॉज अगर सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसमें भी साइड चार्ज क्या है, पॉजिटिव ही है। तो इसमें नेट फोर्स निकालना है। देखो कूलम फोर्स सबको याद हो जाना चाहिए कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, लेकिन जो मैं आज आपको बात सिखा रहा हूं ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगी कि जब भी आपको किसी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना हो, जब भी आपको किसी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना हो तो उस चार्ज के ऊपर वेक्टर ड्रॉ किया करो। उस चार्ज के ऊपर वेक्टर ड्रॉ करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमें इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो इसकी वजह से ये कहां जाएगा रिपेल करके या धक्का खा के, तो ये नीचे जाएगा यहाँ पे। सो लेट मी कॉल दिस टू बी F1। सिमिलरली इसकी वजह से ये कहां जाएगा, यहां धक्का खाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा F2। और इसकी वजह से कहां जाएगा, ये इधर धक्का खाएगा, यानी कि हो जाएगा F3। तो यू कैन क्लियरली सी कि इस एक चार्ज पे एक ये फोर्स भी लग रहा है, एक ये फोर्स भी लग रहा है और एक ये फोर्स भी लग रहा है। अच्छा वैसे ना ये जर्नलाइज चीजें हैं, ये बताने की जरूरत होती नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंट्रॉइड, जो हमारा वर्टेक्स होता है ट्राइंगल में, अगर इसकी साइड L है, जो कि हमारे डायग्राम में भी L दे रखी है अगर आप देख पा रहे हो तो अगर ये साइड L है तो L की जो वैल्यू होगी, सॉरी जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी, सॉरी जो यहाँ से डिस्टेंस होगा, लेट मी कॉल दिस टू बी R, तो जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी L/√3। ये मैथ्स है, मतलब ये तो आपको याद होना चाहिए, मतलब ये मैथ्स है, इसको निकाल लोगे भी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सीधा याद होना चाहिए कि यहाँ से का डिस्टेंस कितना होता है, L/√3 होता है। अच्छा स्क्वायर में ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है L/√2, तो ये याद रखना है। तो ट्राइंगल के अंदर ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी होती है, L/√3 हो जाएगी। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तीनों जो फोर्स हैं F1 F2 और F3, ये तीनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तीनों क्या होंगे, एकदम बराबर बराबर होंगे। नो वाई इक्वल, बिकॉज आप देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड का जो पेयर है वो सेम है, ये भी Q है और ये भी कैपिटल Q है, तो यहाँ भी Q है और ये भी कैपिटल Q है, ये भी Q है और ये कैपिटल Q है, तो तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्जेस का सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये क्या होंगे, सेम होंगे, यानी क्या हो जाएगा K Q इंटू Q डिवाइड बाय L/√3 का होल स्क्वायर, तो इट इज अ स्क्वायर ना। सो दिस बिकम्स 3K Q Q डिवाइड बाय
एल स्क्वायर। तो इन तीनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो ये होगा। अब आप ये देखो कि अगर आप यहां ध्यान दो तो ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का है ना। ये एंगल कितना 120 डिग्री का है। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो यहां कहीं होगा ऊपर। यानी रिजल्टेंट ऑफ क्या, रिजल्टेंट ऑफ 2 and 3, तो उसको मैं लिख लेता हूं F23। तो F23 कहां होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। अच्छा F23 होगा कितना आप देखो, अगर हम यहां से देखें कि F23 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लिख लेता हूं रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। ये कितना होगा, ये होगा F23 बराबर अंडर रूट ऑफ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ ऑफ एक्सटेंशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वही लिखा रहा हूं मैं, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 120। ठीक है, cos 120, बिकॉज यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है। cos 120 है तो -1/2 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर 3k QQ डिवाइड बाय L स्क्वायर ओनली। और जब आप इसकी सबकी वैल्यू डाल दोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। यानी जो F23 है वो ऊपर की तरफ लगेगा और 60-60 डिग्री के एंगल पे लगेगा, बिकॉज दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं। तो इनका रिजल्टेंट भी इनके बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, यानी कि इसी लाइन पे जाएगा जो मैंने दिखाया हुआ है। अब आप देखो F23 जो है वो यहां है और F1 जो है वो यहां है, तो यहां लिख देते हैं एज F23 एंड F1 आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देयर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये जो है एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, कैंसिल आउट कर देगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। So this is the answer of the given question, is NCERT एग्जांपल। इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप लिखिए, अगला सवाल करा रहा हूं। चलो जी अगला सवाल देखो, जो अगला सवाल है ना वो आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.7। ये सेम इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसके आंसर भी मैंने वहां लिखे हुए हैं कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड जो है F आएगा और F3 का मैग्नीट्यूड √3F आएगा। तो ये होमवर्क है, एक बार करिएगा, अगली क्लास में मैं कराऊंगा इसको। अगला सवाल पेज नंबर 27 पे, आज न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्लास है बच्चों। पेज नंबर 27 पे अगला सवाल, इसमें लिखा है विच इज बिगर अ कूलम और अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ 1 कूलम चार्ज। कहता दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, कूलम या चार्ज इलेक्ट्रॉन। देखो क्यू जो होता है वो एन होता है, एन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और उन्होंने बोला एक कूलम चार्ज बड़ा है क्या। आप खुद सोचो यार, अगर एक कूलम चार्ज है यानी क्यू की वैल्यू अगर 1 कूलम है या फिर 1c है, तो Q इज इक्वल टू एन के हिसाब से n की वैल्यू यहाँ पे Q अपॉन में E है, यानी 1 कूलम डिवाइडेड बाय E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, कूलम से कूलम काट दिया। अब आपको याद होगा मैंने एक क्लास में सिखाया था 1 डिवाइडेड बाय 1.6 जो है एक वैल्यू है, याद करनी है आपको। सो दिस इज एक्चुअली 0.625। तो 0.625 इसकी वैल्यू है 0.625 इंटू 10⁻19, यानी कि 6.25 10⁻18। यानी एक कूलम के चार्ज को बनाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक कूलम के चार्ज अगर बनाना है तो उसके जगह उस जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी विच इज बिगर, देयरफॉर 1 कूलम इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स कौन बड़ा है, एक कूलम बड़ा है, और एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए उस जगह पे एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो एक सवाल था ये। अगला सवाल इसे नोट कर लीजिए, अगला सवाल मैं करा रहा हूं, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 2।
लिए हमें क्या चाहिए? आप ट्राई करो क्वेश्चन को। तो यहां पे एक बाहर से एक चार्ज रखना है क्यू, उसका बताया क्या था, वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मान लीजिए हमने बोला बाहर से एक फॉरेनर आया, अंग्रेज नहीं, मतलब कहीं पे भी यहाँ आया, फॉरेनर आया क्यू। हमने बोला ये कहाँ रखूं, तो हमने बोला सब एक्स पे रख दो, है ना, वैसे तो बोलते हैं एक्स पे रख दो। अगर ये एक्स है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो मैं बोला क्या, इसको कहाँ रखूं कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यानी कि इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, या फिर इधर लगने वाला फोर्स बराबर इधर लगने वाला फोर्स के बराबर हो गया, है ना। अच्छा, इस पे देखो कहां कहां फोर्स लग रहा है, इस पे कहां कहां फोर्स लग रहा है। अब देखो ये चार्ज इससे रिपेल करेगा, यानी कि ये इधर भागेगा। इसका नाम ले लेता हूं मैं ए, इसका नाम ले लेता हूं मैं बी। तो ये हो जाएगा क्या, एफ ए। भाई इसके ऊपर ये तो रिपल्शन करेगा तो ऐसे धक्का खाएगा ना, तो ये चार्ज क्यों कहां जाएगा, आपको यही फोर्सेस बनाने होते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये चार्ज क्यू इसकी वजह से कहां जाएगा, ऑफकोर्स यहां जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी, सही है, हो जाएगा एफ बी। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, फॉर इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एफ ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ बी के बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, एफ ए और एफ बी अलग से निकाल लेते हैं। नाउ व्हाट इज एफ ए, तो एफ ए निकाल ले बेटे। एफ ए की जो वैल्यू है वो होगी के। अब एफ ए का मतलब हो गया इसका इसके ऊपर, तो यानी कि ये वाला और ये वाला पे है, तो के 4e इंटू क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि लिख लेता हूं उसको 4 के ई डिवाइड बाय ए ई क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एफ बी कितना आएगा, एफ बी है इसके और इसके बीच में फोर्स कितना आएगा, के क्यू ई डिवाइड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, सही है ना। कितना आएगा, ये आएगा के क्यू ई, यही तो ये रहेगा, इसमें क्या नया आएगा, ये तो सेम ही रहेगा। तो ये आ गया एफ ए और एफ बी। अभी अपन क्या कर रहे हैं, बस यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एफ ए और एफ बी की। तो एफ ए की वैल्यू है 4 के ई क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू ई डिवाइड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के गया, क्यू से क्यू गया, तो 4/x² बराबर ई डिवाइड बाय, ई कहां से रहेगा, ई भी तो कटेगा, हाँ ई भी कटेगा, देखो ई भी कैंसिल आउट हो गया, उसे छूट गया था। तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा। तो ये बन गया 2 डिवाइड बाय एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट हट गया ना, और प्लस ही ले लिया बिकॉज माइनस लेने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या आ गया, 2a माइनस 2x इक्वल्स टू एक्स, यानी 2a माइनस 2a बराबर 3x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2a बाय 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अपना जो फॉर्नर है आप कहां रखो, 2a बाय 3 पे रखो। मुझे कई बार महसूस हो रहा होता है कि मेरी तेज आवाज बहुत तेज आ रही है, तो इंडिकेशन आ जाता है, चलो आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि कहां रखें, फॉर्नर कहां रखें, फॉर्नर 2a बाय 3 पे रख दें। कहां से, 2a बाय 3 पे, कहां से, 2a बाय 3 हमारे 4e से। तो मैं यहां लिख देता हूं देयरफॉर क्यू चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड, क्यू चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड at a distance of 2a by 3 from +4e चार्ज। तो ये लिखना बेहद जरूरी होता है। नोट कर लो, अगला सवाल करा रहा हूं, फटाफट नोट कर लो, अगला सवाल करा रहा हूं। चलो जी, अगला सवाल, अगला जो सवाल
आपके बुकलेट में आ रहा है, आप देखें पेज नंबर 28 पे अपन आ गए हैं, पेज नंबर 28 पे। तो पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसमें लिखा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस Q एट द मिड पॉइंट। तो समझो एक चार्ज Q है यहां, दूसरा चार्ज Q है यहां, और आपने आपने एक स्मॉल Q चार्ज को इसके मिड पॉइंट पे लाके रख दिया, मिड पॉइंट पे लाके रख दिया। अगर मान लो ये जो डिस्टेंस है ये R है, तो ऑफ कोर्स बात है ये डिस्टेंस R/2 होगा, ये डिस्टेंस भी R/2 होगा, ठीक है ना। हमें बताना है शो दैट फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब देखो लैंग्वेज की बात है, पिछले क्वेश्चन में बोला था, पिछला जो इससे क्वेश्चन पहले किया मैंने वो लिखा था फॉर दैट चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम था पिछले क्वेश्चन में। इस बार क्या है, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इसे इक्विलिब्रियम में मत निकालना, इस पे नेट फोर्स नहीं निकालना। किस पे फोर्स निकालना है, या तो इस पे, यानी या तो ए पे या तो बी पे। रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला है, दो प्रकार के प्रश्न आते हैं इक्विलिब्रियम के। पिछले वाले क्वेश्चन में बोला कि हमारा जो फॉर्नर है वो कहां लाकर रखा जाए, हमारा जो फॉर्नर है वो कहां लाकर रखा जाए फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। लेकिन यहां लिखा है कि साहब वो जो क्यू चार्ज जो फॉर्नर लाया बाहर से उसको मिड पॉइंट पे रखा, यहां रखा, सो दैट द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, यानी कि या तो ये इक्विलिब्रियम पे है या तो ये इक्विलिब्रियम पे। तो हमने कहा साहब ठीक है किसी एक पे इक्विलिब्रियम पे निकाल दो, यानी कि इस पे मैं इक्विलिब्रियम निकाल देता हूं इस पे। अब आप देखो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, इसका नाम सी रख लेता हूं, ए भी फोर्स लगाएगा, सी वाला भी फोर्स लगाएगा। ए इधर फोर्स लगाएगा, लेट मी कॉल दिस टू बी एफ ए, और सी भी फोर्स लगाएगा, सी इधर लगाएगा तो एफ सी हो जाएगा। रिपेल ही तो करेगा भाई, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। नाउ वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ए। अब अपन एफ ए निकाल सकते हैं, एफ ए कितना होगा, एफ ए हो गया इसके और इसके बीच का फोर्स। वो कैसे निकालूं, होगा के इसका चार्ज यानी कि क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, यानी कितना आ गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फिर बात करी कितनी, एफ बी की, एफ बी यानी कि एफ बी नहीं एफ सी बोलना चाहिए मुझे, है ना, एफ सी। नो वाई एफ सी, क्योंकि जो दूसरा फोर्स है वो तो कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, तो एफ सी। अच्छा वो इसके और इसके बीच का फोर्स होगा तो क्या बनेगा, के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय R/2 का होल स्क्वायर। देख रहे हो ये तो बनेगा। तो अगर मैं दोनों को सॉल्व करूंगा क्या बनेगा बोल, तो बनेगा के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर यहां और 4 यहां। तो एफ ए ये आ गया, एफ सी ये आ गया। आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है आपको क्या क्या निकालना है। आपने पहले एफ ए निकाला फिर एफ सी निकाला। अब हमें बोला गया फॉर दिस, बिकॉज उन्होंने सवाल में बोला कि फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम इन दोनों का सम करके 0 आना चाहिए। अच्छा अगर दोनों एक फोर्स इधर होता एक फोर्स इधर होता तो दोनों को बराबर बराबर कर देते, लेकिन क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है और इक्विलिब्रियम आया हुआ है तो दोनों को ऐड करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे। दोनों में फर्क समझ रहे हो भाई, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है और इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स। लेकिन अगर हमारे दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया यानी कि दोनों का सम करके इक्वल टू 0 आना चाहिए। वैल्यू डाल देता हूं, ये आ गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस 4 के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, के से के कट गया, सॉरी के से के कट गया, ए क्यू से ए क्यू काट दिया, तो q इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4q हो गया, q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q बाय 4। तो ये हमारे पास चार्ज हो गया, ये हमें प्रूव करने के लिए यहां पे बोला गया था। तो पेज नंबर जो मैंने 28 कराया है और पेज नंबर 28 के साथ 27 कराया दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे चलता हूं। चलिए जी, तो अगला जो सवाल है पेज नंबर 29 पे, वो हम लोग कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने पेज नंबर तो नहीं बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पेज नंबर 29 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करा दिया है। फिर वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, वहां लिखा है व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। तो मैं दूसरी क्लास में भी बोला था अपनी कि चार्जिंग का कॉज क्या है। द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग इज नथिंग बट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो जाएगा ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लास्ट क्लास में कराया है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ K81 फॉर वाटर, लास्ट क्लास में कर लिया है। अगला सवाल हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 7। इसे करने से पहले जरा आप जीएफ को समझें। है फील आ रहा है? जीएफ, जीएफ का मतलब होता है ग्राम फोर्स। वैसे जीएफ को प्यार से ग्राम वेट भी बोला जाता है। ये सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स में भी अगर आपको याद हो तो फोर्स की जो दो यूनिट होती है, एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट के दो पार्ट होते हैं, न्यूटन और डाइन। और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स के दो पार्ट होते हैं, किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स हमेशा याद रखना 980 चुड़ैलों के बराबर होते हैं। एक गर्लफ्रेंड इतनी चुड़ैलों के बराबर होती है। 1 GF इज ऑलवेज बराबर हो 980 डाइन है। तो साहब थोड़ा ध्यान से हैं। तो 1 GF 980 डाइन के बराबर होता है। हमें सवाल दिया हुआ है कि देर आर टू चार्जेस 200 माइक्रोकूलम एंड 500 माइक्रोकूलम and they are separated by, let's suppose, some distance in a free space. And when we know it is a free space, we know कि साहब यहाँ पे permittivity air की आने वाली है। कहते the force between them is given as 5 GF। हमें बताना है G की वैल्यू अगर आप 9.8 लें तो हमें बताना है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। Since we all know कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो होगा K Q1 Q2 by R²। अभी मैं यहाँ पे मॉड वगैरह नहीं लगा रहा, बट अंडरस्टूड है कि यहाँ पे मॉड आएगा, है ना। तो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है? Q2 है। तो यहाँ जो फोर्स है वो कितना है? 5 ग्राम फोर्स। तो हमें पता है कि ग्राम फोर्स तो लिखना नहीं है, ये तो नहीं लिखना मुझे यहाँ पे। तो मैं बिकॉज मुझे सब कुछ एसआई में लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान लगाना। 5 ग्राम फोर्स की जगह 5 × 980 कर लिया। भाई फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है 5 GF। अब सब कुछ तो एसआई सिस्टम में करना है ना, बिकॉज डिस्टेंस जो है मीटर में निकालना है मुझे, तो सारा सिस्टम एसआई में करना है। तो मैंने 5 ग्राम फोर्स को सबसे पहले 5 × 980 डाइन लिखा सबसे पहले तो। और डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना सबको आता है भाई। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये इसको तुमने डिराइव भी किया था। तो यानी कि डाइन को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा दैट बिकम्स 10⁻⁵ न्यूटन। तो आपका जो फोर्स है बेसिकली वो हो गया 5 × 980 10⁻⁵ एंड दैट इज इक्वल टू के की वैल्यू तुम सबको मालूम है। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है 9 × 10⁹ बिकॉज एयर है बीच में। फिर यहां पे जो हमारे चार्जेस हैं, यहां पे हमारे जो चार्जेस हैं वो चार्जेस हैं, एक है 200 और एक है 500। तो यहां देते हैं 200 बिकॉज माइक्रो लिखा है तो 10⁻⁻6, और 500 लिखा है तो 500 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय कितना होगा? R²। अब आप देख रहे हो छोटा सा मैथ बचा है यहाँ पे, है ना, छोटा सा मैथ बचा है। तो R² की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये आएगी 9 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 200 × 500 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ गया 5 × 980 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। यहां से आर आपको निकालना है, ये आपका होमवर्क है। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9
और यहाँ 8 और 9 ये आपका होमवर्क है। आज की क्लास यहीं तक लेते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं कल। यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिए और अगली क्लास में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।